नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो तक सबसे पहले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पर्सनल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखिए, उस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है एक ही रेखा पर स्थित एक ही आधार वाले, कह रहा है एक ही रेखा पर स्थित एक ही आधार वाले और एक ही शीर्ष वाले दो या दो से अधिक त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है एक ही रेखा पर स्थित एक ही आधार वाले और एक ही शीर्ष वाले दो या दो से अधिक त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यदि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए ई सी का शीर्ष ए एक ही है और इन तीनों का आधार क्रमशः ए बी सी है, तो तीनों त्रिभुज का जो अनुपात होगा वो इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए अनुपात बी अनुपात, ए और बी और सी के अनुपात के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। मान लीजिए दोस्तों, तीन त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है जो एक ही आधार पर स्थित है। मान लीजिए दोस्तों, तीन त्रिभुज है और जो तीनों त्रिभुज है एक ही आधार पर स्थित है। मान लीजिए दोस्तों, तीन त्रिभुज है और तीनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष से साझा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, तीन त्रिभुज है, ये और ये और ये एक ही आधार पर स्थित है। जो तीन मान लीजिए तो दोस्तों, तीन त्रिभुज है जो एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, ठीक है। मान लीजिए पहला जो त्रिभुज है हमारा, मान लीजिए पहला जो त्रिभुज है ए बी डी है और दूसरा जो त्रिभुज है ए डी ई है, ठीक है। और तीसरा जो त्रिभुज है ए ई सी है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों तीन त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों तीन त्रिभुज जो एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष का साझा करते हुए, ठीक है। मान लीजिए पहला जो त्रिभुज हमारा ए बी डी है और दूसरा त्रिभुज ए डी ई है और तीसरा त्रिभुज जो हमारा ए ई सी है, ठीक है। मान लीजिए ये जो हमारा पहला त्रिभुज है, इसका बेस जो है ए है। और जो दूसरा जो त्रिभुज है, इसका जो बेस है बी है। और जो तीसरा त्रिभुज है, मान लीजिए इसका बेस जो है सी है, इसका बेस जो है सी है। अगर दोस्तों ये तो तीनों त्रिभुज, अगर दोस्तों ये तीनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो इन तीनों त्रिभुज को क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इन तीनों त्रिभुज के बेस के अनुपात के बराबर होगा। इन तीनों त्रिभुज के बेस के अनुपात के बराबर होगा। तीनों त्रिभुज के बेस का अनुपात है कितना होगा? देखिए, तीनों त्रिभुज का बेस जो है ए है, बी है और सी है क्रमशः। तो इन तीनों त्रिभुज के बेस का अनुपात जो है ए अनुपात बी अनुपात सी है। तो अगर तीनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी होगा, इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आखिर ये बात कहां से निकल कर आई है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? देखिए, हमें यही प्रूव करना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो उन दो या दो से अधिक त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। यही प्रूव करना है। हाँ, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब ऐसे खींच लेता हूँ, अगर मैं शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब ऐसे खींच लेता हूँ, तो आपको कोई आपत्ति होगा? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तो मैं शीर्ष ए से एक लंब खींच लेता हूँ बीसी भुजा पर, तो कोई आपत्ति होगा? नहीं। दोस्तों, ये जो हमने शीर्ष लंब खींचा है, ये वास्तव में इस त्रिभुज की ऊंचाई को दिखा रहा है, हाँ, हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप ये ए बी डी त्रिभुज देख रहे हैं? हाँ, ए बी डी त्रिभुज देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
आप मुझे बताइए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्योंकि देखिए इस त्रिभुज का जो आधार है वो ए है और ऊंचाई जो है वास्तव में मान लीजिए ऊंचाई जो है एच है। ठीक है, ये जो हमने शीर्ष लंब खींचा है मान लीजिए एच है। देखिए इस त्रिभुज इस एबीडी त्रिभुज का आधार जो है ए है और ऊंचाई जो है एच है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार ए है और ऊंचाई क्या है एच है। हाँ कि हम आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। इसी प्रकार दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं ए डी ई त्रिभुज को कहोगे हाँ, त्रिभुज ए डी ई को हम देख रहे हैं। त्रिभुज ए डी ई को देख रहे हैं आप कहोगे हाँ, त्रिभुज ए डी ई को हम देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है। इस त्रिभुज का जो आधार है वो बी है और ऊंचाई देखा जाए तो एच है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 बी इंटू एच होगा। हाँ, कोई दिक्कत है कब नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 बी इंटू एच होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आप इस त्रिभुज ए ई सी को देख रहे हैं कहोगे हाँ, त्रिभुज ए ई सी को देख रहे हैं। मैंने कहा दोस्तों आप ये बताइए त्रिभुज ए ई सी को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, त्रिभुज ए ई सी को हम देख रहे हैं। मैंने कहा बताइए इस त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो आधार है इस त्रिभुज ए ई सी का जो आधार है वो सी है और ऊंचाई देखा जाए तो एच है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 सी इंटू एच होगा। हाँ, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 ए इंटू एच है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 बी इंटू एच है और त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल 1/2 सी इंटू एच है। मैंने कहा कि बताइए तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा कि बताइए तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आपको तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आपको तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसी एक संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने के लिए मैंने अनुपात का सिंबल लगाया और जिससे डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड कर दिया। आपको दिख रहा है 1/2 यहाँ पर दिख रहा है और एच दिख रहा है, हर जगह यही दिख रहा है। तो मैंने 1/2 और एच से सब जगह डिवाइड कर दिया। तो ये भी 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और एच भी कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और एच कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो क्या आ रहा है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात निकल कर आ रहा है वो ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकल कर आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज हमारा ये और एक त्रिभुज हमारा ये तो मैंने लंब खींचा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है तीनों एक ही आधार पर स्थित है। हाँ, एक ही आधार पर स्थित है और एक ही शीर्ष को साझा करते हुए स्थित है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कुछ और नहीं है, इनके आधार के अनुपात के बराबर है। इनके आधार के अनुपात के बराबर है। इस त्रिभुज का आधार ए था, इस त्रिभुज का आधार बी है और इस त्रिभुज का आधार सी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन त्रिभुज हैं और तीनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है कुछ और नहीं है, इन तीनों त्रिभुजों के आधार के अनुपात के बराबर है। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से मैं यहाँ पर सही से लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ए डी ई, मुझे यहाँ पर कुछ और सिखाना है इसलिए लिखना जरूरी है। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए ई सी का जो अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात जो है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए ई सी के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो तीनों भुजाओं इन तीनों त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर है। इन तीनों त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर है। हाँ, ठीक है। तो यहीं से दोस्तों नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज, यहीं से दोस्तों एक नियम निकल जाता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है और एक ही शीर्ष को साझा करते हैं तो उन तीनों दो या दो से अधिक त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है, उन त्रिभुजों के आधार के बराबर होता है। यहीं से दोस्तों ये एक नियम निकल जाता है कि यदि दो या दो एक ही रेखा पर स्थित एक ही आधार वाले एक ही
एक ही रेखा पर स्थित एक ही आधार वाले और एक ही शीर्ष वाले दो या दो से अधिक त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर नोटिस करिए, दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करिए। दोस्तों ये क्या है, ये इन तीनों त्रिभुज के आधारों का अनुपात है। दोस्तों ये जो हमारा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये जो ए बी सी का जो अनुपात है ये क्या है, तीनों त्रिभुज के आधार का अनुपात है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज के आधार का जो अनुपात है तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है यहाँ। तो यहीं से दोस्तों दूसरा नियम निकल जाता है, दोस्तों यहीं से दूसरा नियम निकल जाता है कि दो या दो से अधिक त्रिभुज जब एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो उन उन त्रिभुज के आधार का जो अनुपात होता है, उन त्रिभुज के आधार का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो नियम ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो नियम ध्यान रखने हैं कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर, पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं और एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो उनके आधारों का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ये दोनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो आइए हम इसके ऊपर प्रश्न भी ले लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान पूर्वक देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी आधार बीसी पर एक बिंदु है। कह रहा है डी जो है बीसी पर एक बिंदु है, डी आधार बीसी पर एक बिंदु है। कह रहा है बीडी बराबर 4 है, डीसी बराबर 6 है। कह रहा है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब बताइए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे मैं आसानी से समझा सकूं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, दोस्तों इस एबीसी त्रिभुज में बीसी भुजा पर एक बिंदु है डी। बीसी जो भुजा है इस पर एक बिंदु डी स्थित है। हाँ, डी स्थित है। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ से दोस्तों ए शीर्ष को डी बिंदु से मिलाया गया है, ए शीर्ष को डी बिंदु से मिलाया गया है। हाँ, तो जैसा आकृति आपके सामने बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वैसी ही आकृति बनाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो बीडी है, बीडी जो खंड है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हाँ, और हमसे कह रहा है ये जो डीसी खंड है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। बोलो हाँ ना, और हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कह रहा है, ए बी डी का क्षेत्रफल कह रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, ये तो कह रहा है, हाँ कह रहा है कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, तो दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो या दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। को यहाँ पढ़ा है कि नहीं आपने, को हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए। को यहाँ अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों के आधार का अनुपात होगा कितना होगा, देखिए इन दोनों त्रिभुज के आधार का जो अनुपात होगा 2:3 होगा। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुज के आधार का अनुपात 2:3 है तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा, 2:3 ही होगा। मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है। बोलो हाँ कि ना, कभी हाँ। तो हमारे अनुसार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 यूनिट बराबर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हाँ, अगर दोस्तों 2 यूनिट बराबर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, तो 1 यूनिट बराबर वास्तव में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हाँ, तो हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो हमारे अनुसार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना, होगा 3 यूनिट है। तो हाँ 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट किसको करेगा, 3 यूनिट वास्तव में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है, मतलब सीधे। अब आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये कहना क्या जा रहा है। ओके, देखिए कह रहा है कि एक ही शीर्ष वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा, कह रहा यदि पहले का आधार, कह रहा यदि पहले त्रिभुज का जो आधार है, मतलब ए बी डी त्रिभुज का जो आधार है वो 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा? दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा? हाँ, यही तो हमसे पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, यही तो हमसे पूछ रहा होगी। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूँ, जो आकृति आपके सामने बनाकर दिखाई गई है। हाँ, तो दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है, दोस्तों ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं। और जो दूसरा त्रिभुज दिया है, दूसरा जो त्रिभुज दिया है एडीसी, इसका क्षेत्रफल हमें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बोलो हाँ ना, कहो हाँ। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि यदि पहले त्रिभुज का आधार, कह रहा है ये जो त्रिभुज है इसका आधार 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का आधार ये वाला क्या होगा? हाँ, ठीक है दोस्तों, अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो उन दो या दो से अधिक त्रिभुज के आधार का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। हाँ, तो आपने अभी को कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब दो या दो से अधिक के त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो उनके उनके आधारों का जो अनुपात होता है, उन त्रिभुज के आधारों का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये वाला है। दोनों जो है एक ही सीधी रेखा पर, एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके आधार, इन दोनों त्रिभुज के आधारों का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है कितना होगा? देखिए इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 15 3 45, 15 24 60। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 3:4 है। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का भी अनुपात 3:4 ही होगा। इसका मतलब यही है कि यदि पहले त्रिभुज का आधार जो है ये वाला वो तीन यूनिट है, तो दूसरे त्रिभुज का जो आधार है वास्तव में डीसी वो 4 यूनिट है। क्या है? 4 यूनिट है। तो हमारे अनुसार देखा जाए तो पहले त्रिभुज का आधार कितना है? 3 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन करा भी 3 नहीं है, 9 है। मतलब 3 यूनिट बराबर है 9 सेंटीमीटर की। 3 यूनिट बराबर है 9 सेंटीमीटर की। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? देखिए 1 यूनिट बराबर है वास्तव में 3 सेंटीमीटर के। हाँ, 3 सेंटीमीटर के। हमसे आगे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो दोस्तों हमारे अनुसार दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है? 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट, अगर दोस्तों हमें वास्तव में बताना है तो 4 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो 1 यूनिट जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट किसको करेगा? 4 यूनिट वास्तव में 12 सेंटीमीटर को करेगा। 12 सेंटीमीटर को करेगा। मतलब देखा जाए तो दूसरे त्रिभुज का जो आधार है, दूसरे त्रिभुज का जो आधार है, मतलब बीसी की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? क्योंकि हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि क्यू एस एस टी और टी आर का जो अनुपात है 2:3:2 है। हाँ, कह रहा यदि त्रिभुज पी एस टी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, तो एक त्रिभुज पी क्यू आर है। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये जो त्रिभुज है, दोस्तों ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष पी है और ये वाला शीर्ष क्यू है और ये वाला शीर्ष आर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो क्यू आर भुजा है, इस पर दो बिंदु स्थित हैं। एक है एफ, एक है टी। ठीक है, एक है एस, एक है टी। तो मान लीजिए एस यहाँ पर स्थित है और टी जो है यहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये जो बिंदु है इस प्रकार स्थित है कि क्यू एस यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट।
तो ये जो दोनों बिंदु हैं ये भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि क्यू एस और एस टी और टी आर का जो अनुपात है 2:3:2 है, 2:3:2 है, 2:3:2 है। तो यहाँ पर हमें क्यू एस और एस टी और टी आर भुजा का जो अनुपात दिया है वो 2:3:2 दिया है। हाँ दोस्तों ये जो एस टी है ये दोनों इस प्रकार स्थित है इस पर कि इन क्यू एस और एस टी और टी आर भुजा का जो अनुपात है 2:3:2 है। ओके हाँ, कह रहा है यदि त्रिभुज पी एस टी का क्षेत्रफल, पी एस टी कहाँ है, कहोगे देखिए पी पी एस टी, कह रहा है पी एस टी का क्षेत्रफल, पी एस टी तो यही है, कहोगे हाँ पी एस टी यही है। कह रहा है यदि पी एस टी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, हाँ हाँ, कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल पी एस टी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल, इस पी एस टी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी एस टी का क्षेत्रफल, कह रहा है यदि इस त्रिभुज पी एस टी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब बताइए पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे हाँ पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो पूछ रहा, कहोगे हाँ। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो उनके उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। आपने पढ़ाया कि नहीं, को हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे ध्यान पूर्वक कि दो तीन त्रिभुज है, यहाँ पर तीन त्रिभुज है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे कि तीन त्रिभुज है, यहाँ पर तीन त्रिभुज हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और तीनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है और एक ही शीर्ष से साझा करते हुए स्थित होंगे। हाँ तो अगर तो ये तो तीनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर एक ही शीर्ष से साझा करते हुए स्थित है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। इन तीनों त्रिभुज के आधार का अनुपात है कितना, होगा देखिए इन तीनों त्रिभुज के, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के आधार का जो अनुपात है, आधार का जो अनुपात है 2:3:2 है। तो अगर दोस्तों इनके आधार का अनुपात 2:3:2 है, तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा, 2:3:2 होगा। हाँ, मतलब अगर पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है और तीसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ। तो अगर मैं अपने अनुसार देखता हूँ तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हाँ 3 यूनिट बराबर है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? खबर नहीं। अगर तो 3 से यूनिट बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 1 यूनिट बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हुआ। एक बात बताइए दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना, 3 2 5 5 2 7, 7 यूनिट है। क्या है, 7 यूनिट है। हाँ अगर तो वास्तव में हमें बताना है तो 7 यूनिट का हमें जवाब देना पड़ेगा। हाँ तो 1 यूनिट जो है 40 कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 7 यूनिट किसको करेगी, देखिए 7 यूनिट वास्तव में 280 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में आधार पर बिंदु डी ई इस प्रकार स्थित है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में आधार पर बिंदु डी और बिंदु ई इस प्रकार स्थित है कि बीडी डी ई और ईसी का जो अनुपात है 2:3:5 है। कह रहा है यदि सबसे छोटे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज तो सबसे बड़े त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ कह रहा है कि तब बताइए सबसे बड़े त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। हाँ ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया है। तो इस एबीसी त्रिभुज में भुजा बीसी पर 2 बिंदु स्थित हैं, एक डी है और एक ई है। ठीक है, तो पहला जो बिंदु डी है उसे ए शीर्ष से मिलाया गया है, हाँ ए शीर्ष से मिलाया गया है। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा बिंदु हमारा ई है उसे भी ई शीर्ष से मिलाया गया है, हाँ
ई शीर्ष से मिलाया गया है। हाँ पूछिए। हमसे कह रहा है कि ये दोनों बिंदु जो हैं, ये दो तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी था। हाँ पूछो। इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर दो बिंदु डीई इस प्रकार स्थित है कि बीडी और डीई और ईसी का जो अनुपात है, इस प्रकार स्थित है कि इन तीनों खंडों का जो अनुपात है 2:3:5, 2:3:5। हाँ हाँ, 2:3:5। कह रहा है कि यदि सभी छोटे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कह रहा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब बताइए सबसे बड़े त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ ठीक है। तो दोस्तों अभी को आप यहाँ दोस्तों अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो और एक ही रेखा पर स्थित होते हैं और एक ही शीर्ष से साझा करते हुए, तो उन त्रिभुज उन 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 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन त्रिभुज है छोटे छोटे, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और तीनों त्रिभुज जो है एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए। अगर दोस्तों तीनों त्रिभुज जो है एक ही रेखा पर स्थित है और एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। हाँ यहाँ इनके आधारों का अनुपात है कितना होगा, 2:3:5। अगर तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके आधारों का अनुपात क्या होगा, 2:3:5 है। अगर तो इन तीनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 2:3:5 है, तो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का भी अनुपात 2:3:5 होगा। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 5 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो देखा जाए तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हाँ मतलब 2 यूनिट बराबर है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 यूनिट बराबर है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ना अगर दोस्तों 2 यूनिट बराबर है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 1 यूनिट बराबर किसी को देखिए, 1 यूनिट बराबर है वास्तव में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर की। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ तो हमसे पूछ क्या रहा होगा, हमसे कह रहा है सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हाँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, मतलब सबसे बड़ा त्रिभुज ये है। हाँ तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 5 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 5 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ 5 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो एक यूनिट जो है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको करेगा, 5 यूनिट वास्तव में 35 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण पी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। हाँ आगे कह रहा है जो भुजा क्यू आर को बिंदु एस पर मिलता है। तो यहाँ कह रहा है यदि पी क्यू बराबर है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर और पी आर जो है 20 सेंटीमीटर है और क्यू आर जो है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ ठीक है तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है तो एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ये है पी क्यू आर। ठीक है तो एक त्रिभुज हमारा ये है पी क्यू आर। हाँ दोस्तों इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P का आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है भुजा QR को S बिंदु पर मिलता है। तो P शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई है। अगर तो P शीर्ष से कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची गई है, तो ये जो कोण समद्विभाजक वाली रेखा है ये कोण P को 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो हाँ 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो ये जो P शीर्ष से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, ये QR से भुजा QR से बिंदु S पर मिलती है। तो यहाँ भुजा क्यूआर भुजा क्यूआर पर बिंदु एस पर मिलती है। तो यहाँ ठीक है आगे क्या कर रहा है, तो आगे कर रहा है कि आगे हमें कर रहा है कि ये जो PQ है ये 15 सेंटीमीटर कह रहा है। हाँ कह रहा है PQ जो भुजा है ये 15 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि ये जो हमारा PR भुजा है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है। हाँ आगे हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए आगे हमसे कह रहा है कि ये जो क्यूआर जो है ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। क्यूआर जो है 14 सेंटीमीटर है और वास्तव में इस क्यूआर से हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इस क्यूआर वाली भुजा से हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। क्यूआर वाली भुजा से हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब बताइए पी क्यू एस का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कोई। हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा था कोण समद्विभाजक का नियम को। हाँ दोस्तों, आपको चित्र ये बताया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा जाए। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात होता है, वही अनुपात वास्तव में इस खंड का और इस खंड का भी होता है कभी। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके बताया कि जब किसी त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष पी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाती है, तो इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात होता है, इस खंड और इस खंड के अनुपात के बराबर होता है। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात है कितना होगा, देखिए अगर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात दिखाया जाता है तो 5 या 15, 5 और 20, 3:4 है। तो इस खंड का भी अनुपात 3:4 ही होगा। मतलब अगर इस खंड की वैल्यू 3 यूनिट है, तो इस खंड की वैल्यू 4 यूनिट होगी। हाँ 4 यूनिट है। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसका मतलब यही है कि यदि इस खंड की क्यूएस खंड की हमारी वैल्यू 3 यूनिट है, तो ये जो एस आर खंड है इसकी 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 लंबाई 4 यूनिट है। अगर क्यूएस खंड की लंबाई 3 यूनिट है, तो इस एस आर की लंबाई 4 यूनिट है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और दोनों त्रिभुज जो है एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। हाँ और एक ही शीर्ष से साझा करते हुए स्थित है। हाँ और आपको अच्छी तरह पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है और एक ही शीर्ष से साझा करते हुए स्थित है, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इनके आधारों का अनुपात 3:4 है, इसलिए इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 3:4 होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। तो देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 7 यूनिट है। क्या है? 7 यूनिट है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 7 नहीं है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 7 यूनिट बराबर है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा? देखिए 1 यूनिट बराबर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा होगा? हमसे कह रहा है पी क्यू एस का क्षेत्रफल क्या होगा। हम दोस्तों हमारे अनुसार पी क्यू एस का क्षेत्रफल है कितना होगा? 3 यूनिट है। अगर वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। होगा हाँ तो 1 यूनिट जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट इसको करेगा, 3 यूनिट वास्तव में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ मतलब इस त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल वास्तव में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है कि नहीं कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। हाँ ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर के आधार क्यू आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार स्थित है कि क्यू एस बराबर है 8 सेंटीमीटर के, एस आर जो है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। कह रहा है यदि त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पी क्यू एस का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान है। इस प्रकार के तो आपने क्वेश्चन कर ही लिए हैं कहोगे। हाँ तो इस क्वेश्चन में भी दम नहीं रखा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तेजी से सोल्व करके बता सकते हैं कहोगे। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूँ। दोस्तों मैंने सबसे पहले इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। हाँ अब क्वेश्चन को क्या पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है ये जो दी गई आकृति, कह रहा है इस दी गई आकृति में पी क्यू आर के आधार क्यू आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार स्थित है। कह रहा है ये जो बिंदु एस है, ये इस प्रकार स्थित है कि क्यू एस जो है 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। और ये जो एस आर है, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। कह रहा है क्यू एस जो खंड है ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये जो एस आर खंड है 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। कह रहा है यदि त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल, कह रहा है यदि त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो कह रहा है कि बताइए, तब कह रहा है कि बताइए पीक्यूएस का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करती है। और आपको जिस तरीके से पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। हाँ, इनके आधारों का अनुपात देखा जाए तो क्या होगा, देखिए इनके आधारों का अनुपात देखा जाए तो 4 दूनी 8 4 3 12 होगा। अगर तो इनके आधारों का अनुपात 2:3 है, इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 2:3 होगा। मतलब अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है। हाँ, तो अगर मैं अपने अनुसार देखता हूँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 3 यूनिट बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्यूबिक। तो 1 यूनिट बराबर कितने के क्यूबिक, देखिए 1 यूनिट बराबर है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 1 यूनिट बराबर है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्यूबिक। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे अनुसार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है कब। हाँ, अगर तो 1 यूनिट जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा, तो देखिए 2 यूनिट जो है वास्तव में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा। मतलब देखिए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने चाहिए उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने दोस्तों आशा करता हूँ इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसे आप आसानी से सोल्व कर लो। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसे आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम कुछ और यहाँ पर नया चीज सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपके सामने एक नोट करके कुछ लिखा गया है, दोस्तों आपके सामने नोट करके कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची जाने वाली माध्यिका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। नोट करके आपके स्क्रीन पे लिखा गया है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची जाने वाली जो माध्यिका होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची जाने वाली जो माध्यिका होती है पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। उसके बाद हम इस चीज को देखेंगे भी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। आपने एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है दोस्तों, मैं शीर्ष ए से एक माध्यिका खींच रहा हूं। अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए से एक माध्यिका खींच रहा हूं, दोस्तों मान लीजिए मैं शीर्ष ए से एक माध्यिका खींच रहा हूं। अगर दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींचा है भुजा बीसी पर, तो ये जो माध्यिका है पूरे क्षेत्रफल को, पूरे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगा। मतलब देखा जाए तो अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट था, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1-1 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1-1 यूनिट हो जाएगा। यही इस कॉन्सेप्ट का कहना है। इसका मतलब यही है कि यदि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट था, तो इस माध्यिका के खींचने पर ये जो पूरा क्षेत्रफल है वास्तव में 2-2 यूनिट के हिस्सों में बट गया है। इसका मतलब यही है कि अगर यदि इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 6 यूनिट था, तो इस माध्यिका को खींचने पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3-3 यूनिट हो गया है। यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा। आखिर ये बात कहां से निकल कर आई है, इसके पीछे आइए हम लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। कि भैया अगर किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचा जाए, तो वो माध्यिका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। हमें यही प्रूव करने को। हाँ ठीक है दोस्तों, प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया एबीसी, और इस त्रिभुज एबीसी में मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा बीसी पर। हाँ तो आपको पता है माध्यिका क्या होती है? हाँ आपने बताया था। मैंने कहा क्या बताया था? देखिए आपने बताया था कि त्रिभुज किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। हाँ तो दोस्तों ये हमारा शीर्ष है, और इस शीर्ष के सामने वाली भुजा का ये वास्तव में मध्य बिंदु है, और इन दोनों
इस बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है इसको और इस शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ये है कहोगे हाँ, और यही हमारी माध्यिका है कहोगे हाँ। तो ये अगर मध्य बिंदु है तो ऐसी स्थिति में इस खंड की जो लंबाई होगी वही तो लंबाई इस खंड की भी होगी कहोगे हाँ। दोस्तों अगर ये हमारा मध्य बिंदु है, अगर दोस्तों ये हमारा मध्य बिंदु है तो इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई ये होगी कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था कि माध्यिका, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींची जाती है तो वो माध्यिका पूरे सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है कभी हाँ। अगर इस माध्यिका इस भुजा की लंबाई वास्तव में 2 यूनिट थी, 2 यूनिट है, तो इस माध्यिका की लंबाई वास्तव में एक यूनिट, तो इस इन दोनों खंडों की लंबाई वास्तव में एक यूनिट हो जाएगी कभी हाँ। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ये दूसरा तरीका है कि भैया आपको पता है कि ये क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी खंड की उतनी लंबाई इस खंड की होगी। मतलब अगर इस पूरे खंड की लंबाई 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की खंड की लंबाई 1 है और यहाँ से यहाँ तक की खंड की लंबाई 1 है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि जब किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींची जाती है तो वो माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब अगर इस पूरे भुजा की लंबाई 2 यूनिट है तो इसकी लंबाई वास्तव में 1 यूनिट हो जाएगी और इसकी लंबाई एक यूनिट हो जाएगी। हम इसकी लंबाई 1 यूनिट हो जाएगी और इसकी भी लंबाई 1 यूनिट हो जाएगी। आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि दो त्रिभुज है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है, और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए हो गया। हाँ, अब आपको अच्छे से पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है कुछ और नहीं, उनके आधार के अनुपात के बराबर होते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है और एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इनके आधारों का अनुपात है कितना होगा, देखिए इनके आधारों का अनुपात जो है 1:1 है। तो इनके क्षेत्रफल का भी जो अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफल का भी जो अनुपात होगा 1:1 होगा। हाँ, 1:1 होगा। इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। हाँ, मतलब देखा है तो अगर इस त्रिभुज क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल भी वास्तव में 1 ही यूनिट होगा। तो एक बात बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है कहोगे हाँ। दोस्तों देख रहे हैं कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट था, लेकिन जैसे ही माध्यिका खींची गई पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दो भागों में बट गया, दो बराबर भागों में बट गया कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट था, लेकिन जैसे ही माध्यिका खींची गई पूरे क्षेत्रफल जो है दो बराबर भागों में बट गया, एक एक कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि जब किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई जो माध्यिका होती है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे हाँ, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान पूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है तो देखिए, हमसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PM एक माध्यिका है, कह रहा है यदि त्रिभुज PQR का जो एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए PQM का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, तो एक त्रिभुज है PQR, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज PQR बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस त्रिभुज PQR में PM एक माध्यिका है, P शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है PM, और कहां पर खींची गई है कहोगे, सामने वाली भुजा पर, मतलब QR पर कहोगे हाँ। तो P शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है PM QR वाली भुजा पर, ठीक है। तो एक त्रिभुज PQR है और इस त्रिभुज PQR में PM जो है इस त्रिभुज की माध्यिका है कहोगे। कह रहा है यदि PQR का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो PQM का क्षेत्रफल क्या होगा कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके बताया, दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब किसी त्रिभुज ABC में हम किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब माध्यिका खींचते हैं तो वो माध्यिका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज PQR में P शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची गई है, तो ये जो माध्यिका है दोस्तों इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दी होगी कहोगे हाँ। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 150 सेंटीमीटर था,
तो इस माध्यम को खींचने पर दोनों त्रिभुज बनने वाले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो कितना हो जाएगा, तो देखिए इस माध्यम खींचने पर इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 75-75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस त्रिभुज का जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज पी क्यू आर में हम सामने वाली भुजा पर पी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचते हैं, तो वो माध्यिका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में मैं पी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींच रहा हूँ, तो ये जो माध्यिका है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो हाँ। अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस माध्यिका को खींचने पर ये इन दोनों बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और हमसे पूछा क्या था, हमसे कहा था कि बताइए पी क्यू एम का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं पी क्यू एम का क्षेत्रफल जो होगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। हाँ, कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू एम का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और पी एम माध्यिका है, तो पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि यदि इस त्रिभुज पी क्यू एम में कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि त्रिभुज पी क्यू एम का क्षेत्रफल जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब और कह रहा है कि ये जो अगर ये पीएम माध्यिका है, तो बताइए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हुआ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके पता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है। हाँ, और आपको ये बात पता है कि जब किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी शीर्ष से माध्यिका खींची जाती है, जब किसी त्रिभुज में, तो आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची जाती है, तो वो माध्यिका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, तो इस माध्यिका ने पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब अगर इस माध्यिका ने पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, तो इसका मतलब यही है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल वास्तव में इस त्रिभुज का भी होगा। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार देख रहे हो तो दोस्तों, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल वास्तव में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस एक माध्यिका है। कह रहा है कि और क्यू टी त्रिभुज पी क्यू एस की एक माध्यिका है। कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैसे ही आकृति मैंने बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पीएस एक माध्यिका है। क्या है, पीएस एक माध्यिका है। ये जो पीएस है एक माध्यिका है। हाँ, इसी प्रकार कह रहा है कि ये जो क्यूटी है त्रिभुज पी क्यू एस की माध्यिका है, मतलब क्यू से खींची गई माध्यिका है। ये भी माध्यिका है। इस त्रिभुज में ये वाली माध्यिका और इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में ये पीएस हमारी माध्यिका है। कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू एस में क्यू शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची गई है। हाँ, अगर दोस्तों पी क्यू एस त्रिभुज में क्यू शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सामने वाली भुजा पर, तो इस माध्यिका ने पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही। अगर इस माध्यिका ने पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो इसका मतलब यह है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उतना ही क्षेत्रफल वास्तव में इसका होगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 है, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वास्तव में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल वास्तव में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है वहाँ। ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर त्रिभुज में पी एस पी शीर्ष से एक माध्यिका खींची है। हम अगर दोस्तों पी क्यू आर त्रिभुज में पी शीर्ष से एक माध्यिका खींची है तो इस माध्यिका ने पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब इस वाले पार्ट के इस माध्यिका खींचने पर दोस्तों अगर पी क्यू आर त्रिभुज में पी एस एक शीर्ष पी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है तो इस माध्यिका ने पूरे त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ सुना। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल वास्तव में इस त्रिभुज का भी होगा। तो इस त्रिभुज का दोस्तों इधर का हिस्सा दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना होगा। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वास्तव में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया। हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है और वो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एम भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि और एन रेखाखंड पी एम का मध्य बिंदु है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू एन और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा कभी। हाँ तो सबसे पहले मैं वैसी आकृति बना लेता हूँ, जैसा आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। तो वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है तो देखिए हमसे कह रहा है पी क्यू आर में एम जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है। हाँ, अगर तो पी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है और इस क्यू आर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाई गई है उस रेखा के द्वारा, तो अगर तो एम क्या है तो एम जो है मध्य बिंदु है। हम तो आप देख रहे हैं कि पी शीर्ष को इस क्यू आर भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया। तो ये रेखा जो है कुछ और नहीं मीडियन है। ये बातें आपको समझनी है। हो गया। इसी प्रकार तो एन जो है पीएम का मध्य बिंदु है। हो गया। हाँ तो दोस्तों ये पीएम का मध्य बिंदु एन था और इस मध्य बिंदु को क्यू शीर्ष से मिलाया गया है। हो गया। हाँ तो ये कुछ और नहीं माध्यिका होगा। हो गया। हाँ करा पी क्यू एन और पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। पी क्यू एन करा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और पी क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू एम त्रिभुज में पी क्यू शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है। हाँ और इस माध्यिका तो अगर पी क्यू एम त्रिभुज में पी क्यू शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है तो इस माध्यिका ने पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट रहा होगा तो इस माध्यिका के खींचने पर पूरा त्रिभुज ये जो क्षेत्रफल है 2 यूनिट वो एक के हिस्से में बट गया होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट रहा होगा दोस्तों आप देख रहे हैं कि पी क्यू एम त्रिभुज में क्यू शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है और इस माध्यिका ने पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 भागों में बांट दिया होगा। दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब अगर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट था तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट हो गया होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट हो गया होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब और आगे दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो इस पी क्यू एम का क्षेत्रफल कितना था? 2 यूनिट। अब दोस्तों पी क्यू आर त्रिभुज में आ जाइए। तो पी क्यू आर त्रिभुज में पी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है। इस माध्यिका ने पूरे क्षेत्रफल को पूरे पी क्यू आर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। ठीक है। बांट दिया होगा मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा। अगर 2 बराबर भागों में बांटा है तो इसका मतलब यही है कि इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना? 2 यूनिट है तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा। ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4 यूनिट है और सी क्यू एन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1 यूनिट है। हाँ तो त्रिभुज पी क्यू एन का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और पी क्यू आर का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज पी क्यू एन और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:4 है। क्या है? 1:4 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एम भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि और रेखाखंड पी एम का मध्य बिंदु है। कह रहा है वह जी त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। कह रहा है कि तो त्रिभुज क्यू एन जी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने यहाँ से एक रेखा खींची है।
और ये जहां पर मिल रही है इसका नाम जी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसे ही मैंने आकृति बना ली है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एम जो है एम है, एम जो है ये क्यू आर का मध्य बिंदु है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि शीर्ष पी को क्यू आर भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया है। तो ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा है ये कुछ और नहीं माध्यिका है। हाँ, शीर्ष पी से खींची गई माध्यिका है। ठीक है, इसी प्रकार आगे कह रहा है कि ये जो जी है ये त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। तो हाँ, केंद्रक है। ठीक है, और आपको चीज पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को, उस त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। तो हाँ, दोस्तों ये हमारी क्या है, माध्यिका है, और ये हमारा क्या है, होगा केंद्रक है। तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। तो हाँ, 2:1 में विभक्त किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं। कह रहा है आगे कह रहा है कि आगे हमसे कह रहा है कि ये जो n है, कह रहा है n जो है n, अच्छा मैंने बीच में स्किप कर दिया था। ठीक है, तो उस चीज को मैं यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है ये n जो है पीएम का मध्य बिंदु है। हाँ, तो ये क्या है, मध्य बिंदु है। हाँ, तो इस पीएम के मध्य बिंदु को क्यू शीर्ष से मिलाया गया है। तो हाँ, तो अगर ये पीएम के मध्य बिंदु को क्यू शीर्ष से मिलाया गया है तो ये जो हमारी होगी ये कुछ और नहीं माध्यिका होगी। माध्यिका होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे कह रहा है QNG और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि PQR त्रिभुज में PM क्या है, माध्यिका को यहाँ, और G क्या है, तो त्रिभुज का केंद्रक है। तो यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। तो यहाँ मतलब देखा जाए तो अगर ये हमारी माध्यिका और ये हमारा केंद्रक है तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है अगर 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 मीटर होगी। इस प्रकार देखा जाए तो इस माध्यिका की लंबाई अगर 3 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, तो ये मध्य बिंदु है। कहोगे हाँ, तो इस पूरी माध्यिका की लंबाई 3 यूनिट है। कहोगे हाँ, अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, कहोगे 3/2 होगी। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इस खंड की लंबाई 3/2 आ रही है, जो कि हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आइए हम आगे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो माध्यिका है इसकी लंबाई 6 यूनिट है। क्या है, 6 यूनिट है। दोस्तों अगर इस माध्यिका की लंबाई 6 यूनिट है तो ये हमारा क्या है, केंद्रक है। हो गया हाँ, और केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। अगर इस पूरे केंद्र माध्यिका की लंबाई 6 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की माध्यिका की जो लंबाई, यहाँ से यहाँ तक खंड की जो लंबाई होगी वो वास्तव में 4 यूनिट होगी। क्या होगी, 4 यूनिट होगी। हो गया हाँ, 4 यूनिट होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 2 यूनिट होगी। हो गया, क्योंकि ये जो माध्यिका है दोस्तों 2:1 में विभक्त करती है। 2:1 में विभक्त करती है। हो गया, 2:1 में विभक्त करती है। 2:1 में विभक्त करती है। अगर तो इस पूरे खंड की लंबाई वास्तव में 6 यूनिट है तो इस माध्यिका ने इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 विभक्त किया होगा। मतलब इस खंड की लंबाई वास्तव में 4 यूनिट होगी और इस खंड की लंबाई 2 यूनिट होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारे इस पूरी माध्यिका की लंबाई क्या थी, कहोगे 6 यूनिट थी। और ये दोस्तों ये पूरे माध्यिका की लंबाई 6 यूनिट है और ये क्या है, मध्य बिंदु है। अगर दोस्तों ये हमारा मध्य बिंदु है तो इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो देखिए 6 का अगर मैं आधा करता हूँ तो 3 आएगा। तो इस प्रकार देखा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट होगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट होगी। ये बातें समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट है। ठीक है, तो एक बात होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या थी, कहोगे 4 यूनिट थी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या थी, कहोगे 4 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वास्तव में 1 यूनिट होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज का जो बेस है वो 3 यूनिट है और इस त्रिभुज का बेस जो है 1 यूनिट है और इस त्रिभुज का बेस जो है 2 यूनिट है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि 3 त्रिभुज है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और तीनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष को साझा करते हैं। और जब दोस्तों और आपको अच्छी तरह पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं और एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर ये तीनों त्रिभुज एक ही आधार पर एक ही शीर्ष को साझा करते हुए स्थित है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इनके आधारों का अनुपात जो है 3:1:2 है। इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 3:1:2 होगा।
यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई को हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 3 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना का होगा? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 6 यूनिट है। क्या है? 6 यूनिट है। तो ये हमारी माध्यिका है, तो इस माध्यिका ने पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटा होगा कभी हाँ। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा कभी हाँ। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 6 यूनिट है, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वास्तव में 6 यूनिट होगा कभी हाँ। 6 यूनिट होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 यूनिट है तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 6 यूनिट होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल वास्तव में 12 यूनिट होगा कभी हाँ। तो त्रिभुज क्यू एन जी का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 यूनिट है। और तब तो जब क्यू एन जी का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो जब क्यू एन जी का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा? 12 यूनिट है तो इस प्रकार देखा जाए तो देखा जाए तो त्रिभुज क्यू एन जी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:12 है। क्या है? 1:12 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी हिसाब से दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।